नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कटिहार के मनिहारी के एक गांव में बांस का बना चचरी पुल इलाके के लोगों के लिए लाइफलाइन बना हुआ है, तो वहीं उस पुल के नाम पर उगाही भी हो रही है। सुविधाओं की कमी झेल रहे लोग लाचारी बस उगाही के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। कटिहार के मनिहारी विधानसभा के फतेहनगर और तीनकोरिया के बीच बने चचरी के इस पुल को देखिए। बांस से बना ये छोटा सा चचरी पुल न सिर्फ सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहा है, बल्कि इलाके में होने वाले लाखों की योजनाओं को आंख भी दिखा रहा है। क्योंकि साल 2017 की प्रलयंकारी बाढ़ में पुल बहने के बाद से इसी पुल के जरिए 3 सालों से लोग आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन लोगों की परेशानी ये है कि इस बांस के चचरी पुल का भी टैक्स वसूला जाता है और 20 रुपए प्रति व्यक्ति देकर लोग पुल को पार करते हैं। 1 साल से टूटा हुआ है। 1 साल से आदमी का परेशानी हो रहा है। देखिए आप लोग। आवागमन के लिए होने वाली उगाही की जानकारी जिला प्रशासन को भी है, लेकिन न कोई पूछने आता है, न ही ये लोग उगाही बंद करते हैं। तो हम लोग इस पुल को बना रहे हैं। कितना दिन बनाया? चचली बनाए हैं। कितना पैसा लगा? चचली में बांस करीब 350-400 बांस लगा है और ड्राम है इसके अंदर 25 ठो और करीब 70-75 लेबर है। हम लोग तो जान रहे हैं कि विकास की योजना चल रहा है, जनता सब आदमी की जो राहत होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि जना खाली पब्लिक का काम कर रहा है और सरकार तो कुछ नहीं दे रहा। अभी साल 2017 की बाढ़ से पहले जो पुल था वो कम गुणवत्ता वाला होने के कारण पानी की मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके बाद 3 साल से इलाके के लोग उगाही के शिकार हो रहे हैं। आज चचरी पुल लाइफलाइन है और उसके नाम पर उगाही, लाचारी और बेबसी का नतीजा बन गई है। राजीव, सी मीडिया, कटिहार। मुंगेर के तारापुर थाना इलाके में रणगांव के पास सड़क के किनारे निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार को आक्रोशित किसानों ने तोड़ दिया। किसानों का आरोप है कि मनरेगा के तहत बन रहे निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार में अनियमितता बरती जा रही है। किसानों का कहना था कि दीवार बनाए जाने से डांड में बह रहे पानी का बहाव बाधित हो रहा है, इससे धान की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। तो मनरेगा के तहत पूर्व में भी सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, लेकिन कार्य में अनियमितता के कारण सुरक्षा दीवार बारिश में टूट गई। इधर फिर से मनरेगा के तहत सुरक्षा दीवार तैयार की गई, जिससे भारी अनियमितता इसमें बरती गई। तो पंचायत के मुखिया गेनालाल पासवान ने कहा कि डांड के भाग को किसी प्रकार से अधिक अतिक्रमित नहीं किया गया था, बल्कि डांड के बांध को सड़क का रूप देकर कटाव को रोकने के लिए किनारे में सुरक्षा की दीवार बनाई जा रही थी। मामले में अंचलाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा तारापुर को सूचना दे दी गई है। ₹4,65,534 जो थी उसमें एनओसी का प्रावधान ग्राम पंचायत मुखिया जी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि 9 लाख से नीचे के एनओसी का प्रावधान ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा ही दिया जाता है। 534 का था, जो कि पूरी तरह से उसको क्षति पहुंचा दिया, तोड़ फोड़ कर क्षति पहुंचा दिया गया, जिसकी सूचना हम कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को दे दिए हैं। और मधुबनी के कलुआही थाना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया है। कलुआही थाना पुलिस ने रहीका बाजार से आरोपी रामनाथ सहनी को दबोचा। विगत दिनों कलुआही थाने के एक गांव में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। एएसपी कामिनी बाला के मुताबिक इस मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इधर 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भागलपुर में पुलिस ने इसाकचक थाना इलाके के बरहैपुरा स्थित कुख्यात मोहम्मद सुन्नी खटाल के डेयरी पर
छापेमारी के इस दौरान लोगों ने पुलिस के पहुंचने पर हमला बोल दिया। लोगों ने दारोगा कौशल भर्ती के साथ भी धक्का मुक्का की और बाइक को तोड़ दिया। दंगाइयों ने एक निजी चैनल के पत्रकार पर भी हमला बोला, क्योंकि बड़ी तादाद में पहुंचे पुलिस बल ने पत्रकार की जान बचाई। पुलिस ने दंगाइयों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुख्यात सन्नी खटाल, पलटू यादव, सौरभ और लल्लू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डेयरी से कहा है कि पिस्टल, बम बनाने का सामान के साथ भारी मात्रा में शराब के साथ कई सामान बरामद किया गया है। कुख्यात अपराधी सन्नी खटाल और पलटू यादव कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। प्रभारी डीएसपी सिटी हैं श्री सुनील कुमार, पुलिस उपाधीक्षक नगर, सर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम जिसमें जो जिला डीआईयू के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी तथा इसाचक थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी एवं अन्य जो आसपास के थाना है कोतवाली, तिलका, मांझी, बराड़ी और 0 माइल, जुगसर इत्यादि को वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर जब छापेमारी की गई तो 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सहरसा सदर थाना इलाके के मत्स्यगंधा परिसर स्थित पुलिस चौकी के संत कारू खिरहड़ी संग्रहालय की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की। पीड़ित होमगार्ड के जवान ने बदमाशों पर राइफल छीनने का आरोप लगाया है। हालांकि बदमाश राइफल छीनने में नाकाम रहे। बीती रात मत्स्यगंधा परिसर स्थित पुलिस चौकी पर 4 की तादाद में आए बदमाशों ने ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड के जवानों के साथ गाली गलौज की। होमगार्ड जवान द्वारा जब पूछताछ की गई तो बदमाशों ने होमगार्ड विजय सिंह के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। होमगार्ड के शोर करने पर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित होमगार्ड के जवान ने घटना की सूचना सदर थाने को दी। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने एएसपी को जांच के आदेश दिए हैं। मारपीट गोली बोला दिखाया हमको, दिखा के मतलब बोला तुम्हारा राइफल छीन लेंगे, मारा हमको बट से, पिस्टल के बट से मारा। राइफल छीनने का वो बहुत कोशिश किया। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में जेडीयू 7 सितंबर को निश्चय संवाद करने वाली है। इसके लिए गया के गरुआ विधानसभा के मतदाताओं को निश्चय संवाद यानी कि जेडीयू के वर्चुअल रैली के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जागरूकता अभियान के दौरान मतदाताओं से ज्यादा लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद सुनने की उन्होंने अपील की। आपको बता दें कि 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जेडीयू लाइव ऐप के जरिए मतदाताओं को संबोधित करेंगे और बिहार में हुए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में गरुआ विधानसभा के अलग अलग प्रखंडों में टीवी की व्यवस्था की जाएगी ताकि मुख्यमंत्री के इस संवाद को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। इस कार्यक्रम का नेतृत्व युवा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी कुणाल कुमार कर रहे हैं। आगामी 7 सितंबर को जनता दल यूनाइटेड द्वारा एक बहुत बड़ा निश्चय रैली का कार्यक्रम किया जा रहा है, वर्चुअल संवाद किया जा रहा है, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूरे बिहार की जनता को अपना संदेश देंगे कि उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए हैं 15 सालों में। मांझी ने महागठबंधन को क्या छोड़ा, आरजेडी अब नई रणनीति के तहत काम करने में जुट गई। खबर यह है कि नई रणनीति के तहत आरजेडी छोटे दलों को ज्यादा भाव देने के लिए तैयार नहीं है। वो कांग्रेस और लेफ्ट को ज्यादा तवज्जो देगी। उधर आरजेडी की इस रणनीति को लेकर जेडीयू को लगता है कि महागठबंधन का बेड़ा गर्क होने वाला है। हालांकि जानकार मानते हैं कि जातिगत पकड़ को देखते हुए हर राजनीतिक दल फैसला लेता है, चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी। चुनाव को लेकर आरजेडी की नई रणनीति, छोटे दलों से ज्यादा कांग्रेस लेफ्ट से उम्मीद, सीट बंटवारे में छोटे दलों को ज्यादा भाव नहीं। मांझी ने महागठबंधन को क्या छोड़ा, आरजेडी का छोटे दलों से भरोसा ही उठ गया। अब आरजेडी नई रणनीति के तहत सीटों की प्लानिंग में जुट गई है और प्लानिंग ये है कि छोटे दलों को ज्यादा भाव नहीं दिया जाएगा। हालांकि आरजेडी इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन खबरें
तो यही आ रही है। सबसे बड़े आर्किटेक्ट महागठबंधन के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ एनडीए का सुफड़ा साफ करेगा और क्लीन स्वीप करेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। यहाँ छोटा दल हो या बड़ा दल हो, सभी को उसकी राजनीतिक पहुंच और उसकी क्षमता के अनुरूप पूरा सम्मान किया जाएगा। खबरों की माने तो आरजेडी अपने सहयोगी दलों के साथ ज्यादा मोलभाव करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ तालमेल को ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। आरएलएसपी और वीआईपी को आरजेडी भाव नहीं दे रही है। इस खबर को इसी से समझिए कि सीटों के बंटवारे को लेकर आरएलएसपी बेचैन है। बुधवार को आरएलएसपी का प्रतिनिधिमंडल आरजेडी ऑफिस पहुंचा। सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन बात नहीं बनी। मुझे लगता है बिहार की जनता महागठबंधन को तभी आशीर्वाद देगी जब हम सब लोग मिलके, लाइक माइंडेड लोग मिलके, थोड़ा थोड़ा त्याग करके हम लोग का कुनबा को जैसे बरकरार रखें। लेकिन जानकार मानते हैं कि चुनाव को लेकर हर दल जातिगत समीकरण और उससे जातियों में पकड़ को देखकर ही कोई फैसला लेता है। जो दल है ज्यादातर वो जाति पर आधारित है। ओबीसी का तो धर्म पर आधारित है पार्टी है, लेकिन बाकी अगर इधर के हिंदू समाज में जो जितने भी जो दल हैं, अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखें तो वो सभी के सभी जाति पर आधारित हैं और इससे वो चुनाव को प्रभावित करते रहे। अब तक भी यही हुआ है। उधर विरोधियों को लगता है कि आरजेडी की नई रणनीति से महागठबंधन को ही नुकसान है। अब एक तरफ कांग्रेस पहले से आहत है और छोटे दल भी उनको उनके रवैये को लेकर माफ करने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं और इसीलिए ये एक बड़े बिखराव की ओर बढ़ता हुआ महागठबंधन है। और थोड़ा बहुत वामपंथी जो कहीं है नहीं, जो परजीवी तत्व हैं, जो दूसरे के ऊपर चढ़कर फलते हैं, उन पर भरोसा करके चल रहे हैं। इससे छोटे दलों में बहुत बड़ा भारी हड़कंप है। अब जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक महागठबंधन के छोटे दलों की सांसें फूलती रहेंगी, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस किस फॉर्मूले को अपनाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड की राजधानी रांची में लालू यादव से मिलने पहुंची आरजेडी विधायक को जिला प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया। 12 चट्टी से विधायक समता देवी को क्वारंटीन करने का मसला बिहार की सियासत में गरमाने लगा है। मुद्दा जेडीयू ने उठाया है, पूछा है कि दलित विधायक को ही क्यों क्वारंटीन किया गया, तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं किया गया। जेडीयू के इस सवाल पर झारखंड सरकार ने पलटवार किया है तो पटना में आरजेडी ने भी जवाब दिया है। बिना इजाजत रांची पहुंचना पड़ा महंगा। प्रशासन ने आरजेडी विधायक को किया क्वारंटीन। रांची में हुई कार्रवाई पर पटना में सियासत। टिकट की चाह लिए आरजेडी के नेता कार्यकर्ता रांची पहुंच रहे हैं, लेकिन अब रांची पहुंचने वाले नेताओं को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बिना इजाजत पहुंचे तो क्वारंटीन कर दिया जाएगा और यही हुआ आरजेडी विधायक समता देवी के साथ। बिहार की 12 चट्टी विधायक समता देवी रांची पहुंची हैं और रांची पहुंचने के साथ ही जिला प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की है। हम अभी स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ बिहार की जो 12 चट्टी विधायक हैं समता देवी, वो भी पहुंची हुई हैं। जानकारी मिली है कि इन्हें क्वारंटीन किया गया है। रांची प्रशासन की इस कार्रवाई पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। मुद्दा जेडीयू ने उठाया और सवाल आरजेडी के साथ झारखंड सरकार से पूछ लिया। ये मापदंड क्यों? कोई लालू प्रसाद का सुपुत्र होगा सजा याफ्ता का, तो कानून उसके लिए नहीं। और दूसरा, जो महिला विधायिका थी, आपने कानून के तहत क्वारंटाइन किया। ये दोहरा मापदंड पर तेजस्वी यादव अपनी जुबान खोलिए। नहीं, ये सब बेकार की बात, खाली सिर्फ राजनीति बात कर रही है। राजनीति से ऊपर उठकर भी आदमी को सोचना चाहिए कि झारखंड सरकार की ये गाइडलाइन है और गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जो बाहर प्रदेश से लोग आते हैं
उसका पार्टीशन पीएम से लिया जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने महामारी को लेकर एक एसओपी जारी किया है कि बाहरी राज्य से कोई भी शख्स बिना वैध अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता है। सड़क, रेल या हवाई मार्ग से राज्य में आने वालों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इस बीच जिला प्रशासन को पता चला कि गया के बाराचट्टी विधायक राज्य अतिथि गृह में हैं और उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना राज्य में प्रवेश किया है। एडीएम कानून व्यवस्था ने सूचना को सही पाया और विधायक को हटिया गेस्ट हाउस में भेज दिया। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? लॉकडाउन की धज्जी उड़ रही है। आज बीजेपी मोटरसाइकिल जुलूस निकाल रहा है और आप उपदेश दे रहे हैं, कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल समता देवी के बहाने जेडीयू ने दलितों के मुद्दे पर आरजेडी को घेरने की कोशिश की। इस कोशिश में फायदा मिला या नुकसान हुआ, ये तो बाद में पता चलेगा। रांची से कामरान के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। झारखंड में बागी बनकर सीएम को हराने वाले सरयू राय बिहार में लालू के लिए प्रचार करने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्होंने इसका ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान में नीतीश के लिए भी वो प्रचार करने की बात कह रहे हैं। अब भला उनके इस ऐलान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो महज बीजेपी को निशाना बना रहे हैं या फिर उनकी कुछ अलग ही रणनीति है? जिसने चारा घोटाला की शिकायत की, अब वो शख्स करेगा लालू के लिए प्रचार। सरयू राय के ऐलान से बीजेपी हैरान। अपने दम पर सीएम को पटखनी देने वाले सरयू राय ने ऐलान किया है कि वो बिहार चुनाव में लालू यादव के लिए प्रचार करेंगे। उनके इस ऐलान से बिहार में महागठबंधन गदगद है। सरयू राय जी एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि झारखंड चुनाव में उनके सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था, तो बिहार आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके अलायंस के खिलाफ जो लोग भी होंगे उनको मदद करेंगे। और निश्चित रूप से जो उनका राजनीतिक अनुभव है, बीजेपी में भी लंबे वक्त तक वो रहे हैं, तो स्वाभाविक है बीजेपी को अच्छी तरह से समझते हैं, तो उसका लाभ महागठबंधन को निश्चित रूप से मिलेगा। सिर्फ लालू ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार, पप्पू यादव का भी नाम लिया, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में सार्थक भूमिका निभाऊंगा। जिसने मेरा समर्थन किया उसका उधार चुकाऊंगा। बीजेपी परिवार के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला। कार्यकर्ता नुमा बीजेपी उम्मीदवार बुलाएगा तो उसके पक्ष में जाऊंगा। लालू जी, नीतीश जी, पप्पू यादव जी, नरेंद्र सिंह जी, अखलाक साहब कहीं बोलेंगे तो जाऊंगा। अब इनके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? वो सभी का प्रचार करना चाहते हैं तो विरोध किसका करेंगे? किसके खिलाफ बोलेंगे? राजनीतिक प्रचार है ना, कोई कीर्तन तो है नहीं कि हर मंदिर में जाके गा देना है, इसलिए संभव नहीं है। सरयू राय जी बहुत विद्वान, बहुत अनुभवी नेता हैं और वो जानते हैं कि ऋण कैसे उतारना है, तो जहां भी जाएंगे, जिसके यहाँ पहले जाएंगे वही रह जाएंगे। हाँ, एक बात तो है कि सरयू के इस बयान से, या यूं कहिए कि इस ऐलान से, बीजेपी को मिर्ची जरूर लगी होगी, क्योंकि सरयू राय ने बीजेपी के बागी बनकर सीएम को हराया और अब उसी सीएम के बहाने बिहार के चुनाव दंगल में प्रचार का बहाना ढूंढ रहे हैं। दिल्ली से स्वप्निल के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। सीतामढ़ी के महिला थाने में देवर भाभी ने शादी रचाई। महिला पुलिस के संरक्षण में इस शादी का आयोजन हुआ। पुलिस की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिस देवर की शादी कराई गई है उसका अफेयर अपनी भाभी के साथ पिछले 1 साल से चल रहा था। पुलिस के मुताबिक संतोष सैनी के बड़े भाई दिनेश सैनी की मौत 1 साल पहले करंट लगने से हो गई थी। इसके बाद उसकी भाभी रंजिता अकेली हो गई। उनका एक मासूम बच्चा भी है। इस बीच संतोष सैनी बच्चे का ख्याल रखने के लिए अपनी भाभी के साथ रहने लगा। गांव और समाज के कारण संतोष की भाभी रंजिता शादी की बात नहीं कह पा रही थी। इधर संतोष ने भी शादी के लिए किया हुआ वादा तोड़कर विवाह रचाने से इनकार करने लगा। इसकी भनक गांव वालों को लगी। जैसे जैसे ये मामला महिला थाने पहुंचा, महिला थाने की टीम गांव जाकर इस पूरे मामले की जानकारी ली। गांव वालों ने देवर और भाभी के रिश्ते की बात पुलिस को बताई। गांव वाले भी चाहते थे कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए दोनों की शादी करा देनी चाहिए। गुरुवार को पुलिस की पहल से महिला थाने में दोनों की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई।
लेकिन मेरे यहाँ लड़की रंजीता आवेदन दी थी। उस लड़का पर उस घर के बहुत ही पहले, लेकिन इसका पति जब से गुजर गए लगभग 1 साल पहले, वो चाहती थी कि उसका एगो बच्चा भी है। वो चाहती थी कि छोटा देवर ऐसे के साथ हम घर में ही रहते। सहनी जी को जानती थी पहले से? कैसे जानती थी? रिश्तेदार हैं? चाची थे? क्या थे आपके? क्या लगते थे? देवर लगते थे। आपके पति, पहले पति मर गए हैं? कैसे? करंट लगने से। शादी हुआ है? कहाँ शादी हुआ है? महिला थाना में। आपसी रजामंदी से शादी किए हैं? सहमति से हुआ है शादी? आगे कैसा भविष्य कीजिएगा? खुशी से रखिएगा। हाँ? बिहार में कोरोना वायरस ने फिर से पलटवार किया है। 24 घंटे में 1922 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के अंदर 1572 मरीज ठीक हुए और संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,42,156 पहुंचा। 1,24,976 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 728 पहुंच गया है। बिहार में फिलहाल 16,451 एक्टिव केस हैं, जबकि पटना में फिलहाल 2,123 एक्टिव केस हैं। बिहार में रिकवरी रेट 88% है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है। हालांकि पटना में कोरोना संक्रमण को लेकर बनाए गए जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष में आने वाले फोन कॉल की संख्या कम हो गई है, जिसे जिले में संक्रमण के ग्राफ में गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। नियंत्रण कक्ष से होम क्वारंटीन लोगों को काउंसलिंग और जरूरी सेवा मुहैया कराने के साथ ही चिकित्सकीय सुविधा भी फोन से उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन अब यहां अफरा तफरी में कमी आई है। यहां का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। कोविड-19 के लिए जिला नियंत्रण कक्ष है यहाँ पे, और फ़ोन जो है लगे हुए हैं पूरे जिला से और दूर दराज के इलाकों से जो फ़ोन कॉल्स आते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड है उसमें ये है कि काफ़ी इसमें डिटोरिएशन आया है, यानी कि एक अच्छा संकेत है। और देखिए यहाँ जो फ़ोन लगे हुए हैं, करीब 12 फ़ोन कॉल्स का लाइन है यहाँ पे, और एक जो कॉल है 1 से 1.5 महीना पहले उन पर 150 कॉल एक शिफ्ट में आते थे। लेकिन अगर पूरे दिन बीत गए हैं और मात्र 10 कॉल आए हैं एक फ़ोन पर, तो इसको लेकर अब समझा जा सकता है कि जो एक पैनिक सिचुएशन थी या लोगों में जो एक ग्राफ तेजी से जो बढ़ा था संक्रमण का, उसमें न सिर्फ स्टैग्नेंट है बल्कि डिटोरिएशन हुआ है, ये समझा जा सकता है। यहाँ पे देखिए आराम से लोग जो है वो बैठे हैं काउंसलिंग करने को लेकर। दूर दराज के इलाकों से जो समस्याएं अगर आती है तो यहाँ भी देखिए कि पहले जैसी कोई अफरा तफरी नहीं है, और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो हैं वो बैठे हैं और काउंसलिंग करके किन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है इसको यहाँ पे नोट किया जाता है। और जिला नियंत्रण कक्ष की ओर से जिन्हें चिकित्सकीय सुविधा की ज़रूरत है, डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे, उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता है। तमाम सारी सुविधा जो है वो की गई है। लेकिन अब अगर देखें तो जिस तरीके से इन लोगों के पास काफ़ी संख्या में कॉल आते थे उसमें गिरावट दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो एक अच्छा संकेत है, और काबू पर पाने के लिए संक्रमण को लेकर युद्ध स्तर पे काम जारी है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार के 16 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा शामिल है। इन जिलों के 130 प्रखंडों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। बिहार के कुल 1333 पंचायत के 83,62,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार ने 5,50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। बाढ़ प्रभावितों को खाना खिलाने के लिए 29 सामुदायिक किचन केंद्र चलाए जा रहे हैं। इससे 29,916 लोग भोजन कर रहे हैं। इधर बाढ़ में डूबने से 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 88 मवेशी की भी जान गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।